गुड मॉर्निंग बच्चों, सबको बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छी तरह से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो जैवाणु के लास्ट लेक्चर में आपको याद होगा हमने कार्बोहाइड्रेट्स चालू करा था बच्चों, और कार्बोहाइड्रेट्स में हम किन की बात कर रहे थे? सबसे सरलतम कार्बोहाइड्रेट्स यानी मोनोसैकेराइड्स की। तो आपको याद होगा लास्ट में हम किसकी बात कर रहे थे बच्चों? सबसे सरलतम कार्बोहाइड्रेट्स यानी मोनोसैकेराइड्स। और मोनोसैकेराइड्स में हमने देखा था कि मोनोसैकेराइड्स का जनरल सूत्र CnH2n और ON था। तो CnH2n और ON ये आपके पास मोनोसैकेराइड्स थे। और मोनोसैकेराइड्स में कितने कार्बन से लेकर कितने कार्बन तक की शर्करा थी भाई? 3 कार्बन से लेकर 7 कार्बन तक की शर्करा मौजूद थी। तो आपको हमने देखा था बच्चों, ये 3 कार्बन की शर्करा क्या कहलाती है? ट्रायोसेस। इनका सूत्र C3H6O3। 4 कार्बन की शर्करा कहलाती है टेट्रोसेस। इनका सूत्र C4H8O4। 5 कार्बन की शर्करा क्या कहलाती हैं? पेंटोसेस। सूत्र C5H10O5। 6 कार्बन की शर्करा कहलाती है हेक्सोसेस। C6H12O6। और 7 कार्बन की शर्करा हेप्टोजेस। C7H14O7। इनकी हमने बात की थी बच्चों, 3 कार्बन से 7 कार्बन। अब आज हम उदाहरण पढ़ेंगे। आज हम क्या बात करेंगे भाई? इनके उदाहरण कौन कौन से हैं सर? तो एक बार मैं उदाहरण लिख दूं बच्चों, फिर अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक बार अपन उदाहरण लिख लें, फिर हम बात करेंगे किसकी? 3 कार्बन ट्रायोसेस। 3 कार्बन के उदाहरण क्या हैं भाई? 3 कार्बन शर्करा के उदाहरण क्या हो गए हमारे पास? डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन और ग्लिसर एल्डिहाइड। ये 3 कार्बन शर्करा है बच्चों। 4 कार्बन शर्करा टेट्रोसेस। 4 कार्बन शर्करा होती है इरेथ्रोज, इरेथ्रुलोज। 5 कार्बन शर्करा, 5 कार्बन शर्करा में राइबोस, राइब्यूलोज, डीऑक्सीराइबोस, एराबिनोज। 6 कार्बन शर्करा ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मैनोज, गैलेक्टोज। और 7 कार्बन शर्करा का उदाहरण सीडोहेप्ट्यूलोज। ठीक है भाई, अब सुन लो क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है। ये तो मैंने उदाहरण लिखा दिया आपको। 3 कार्बन शर्करा के उदाहरण, 4 कार्बन शर्करा के उदाहरण, 5 कार्बन, 6 कार्बन, 7 कार्बन। ये सारे उदाहरण तो मैंने आपको बता दिए। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उदाहरण तो लिख लिए हैं, लेकिन सर नीट एग्जाम की बात कर रहे हो, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी कौन से हैं? तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट 5 कार्बन और 6 कार्बन। आप जितने भी सवाल हम पढ़ेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी करेंगे, क्वेश्चन बैंक में भी, तो 5 कार्बन और 6 कार्बन वाली शर्करा पर ज्यादा प्रश्न आते हैं। कौन से हैं भाई? 5 कार्बन और 6 कार्बन शर्करा ध्यान रखनी है। ठीक है, अब सुनो नई चीज। नई चीज यह है बच्चों कि आपके पास शर्करा 2 प्रकार की होती है। शर्करा क्या होती है बच्चों? 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी 2 शर्करा होती हैं? एल्डोसिस
और कीटोसिस। कितने प्रकार की शर्करा होंगी बच्चों आपके पास? 2 प्रकार की, एल्डोसिस और कीटोसिस। एल्डिहाइड समूह, जिन भी शर्करा में एल्डिहाइड समूह होगा उन्हें क्या कहेंगे? एल्डोसिस। जिन भी शर्करा में एल्डिहाइड समूह पाया जाएगा उन शर्करा को क्या कहोगे? एल्डोसिस। और जिन शर्करा में कीटोन समूह पाया जाएगा, जिन शर्करा में कीटोन समूह पाया जाएगा उन्हें क्या कहेंगे? कीटोसिस। पता ही है हम तो सबको कि भाई हर कार्बोहाइड्रेट में, हर शर्करा के अंदर या तो एल्डिहाइड समूह होता है या कीटोन समूह होता है। एल्डिहाइड समूह जिन शर्करा पर होगा वो एल्डोसिस, और जिन पर कीटोन समूह होगा उन्हें क्या कहेंगे? कीटोसिस कहेंगे। अब सवाल क्या आएगा? सुनो एक सेकेंड। अब सवाल है सर इसमें से कैसे पता चलेगा कि एल्डोसिस और कीटोसिस में? तो अब देखो एक काम करते हैं, मैं क्या करूंगा, एल्डोसिस पर तो लाइन लगा रहा हूं और सर्कल किसके कर दूंगा? कीटोसिस। ठीक है भाई, जो लाइन वाली, लाइन मतलब एल्डोसिस और गोला मतलब क्या है? कीटोसिस। लाइन मतलब एल्डोसिस, गोला मतलब कीटोसिस। सही। तो इधर देखो, ये क्या है? डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। एसीटोन क्या होता है? डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन क्या होता है भाई? डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन ये तो कीटोन हो गया, ये कीटोसिस शुगर हो गई भाई। फिर ग्लिसरएल्डिहाइड, ये कैसी हो गई? एल्डोसिस। ये क्या हो गई भाई? एल्डोसिस हो गई। फिर इरेथ्रोज एल्डोसिस, इरेथ्रुलोज। देखो जहां कहीं भी ऊलोज आ जाएगा ना बच्चों, जहां कहीं भी ऊलोज आ जाए, ऊलोज, तो वो क्या होगी? कीटोसिस। तो ऊलोज वाली, ये देखो ये रहा ऊलोज, ये भी है ऊलोज, और एक फ्रक्टोज, ये सारी हैं कीटोसिस। बाकी सभी क्या हैं? एल्डोसिस। बाकी आपके पास सभी क्या हैं? एल्डोसिस। तो हमने क्या बात कर ली भाई? मोनोसैकेराइड्स की। मोनोसैकेराइड्स में 3 कार्बन से लेकर 7 कार्बन तक की शर्करा हैं। उदाहरण मैंने आपको बता दिया। जिन शर्करा में एल्डिहाइड समूह होगा उसको एल्डोसिस कहेंगे, जिनमें कीटोन समूह होगा उन्हें कीटोसिस कहेंगे। और काम की शर्करा कौन सी है? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी याद रखनी है? 5 कार्बन और 6 कार्बन। ज्यादातर जितने भी सवाल हम करेंगे वो 5 कार्बन और 6 कार्बन के ही होंगे। अब सुनो, एल्डोसिस पता चल गई, कीटोसिस पता चल गई। अब एक बात सुनो, हमारे शरीर में या किसी भी ऑर्गेनिज्म के शरीर में, कोई भी सजीव प्राणी है, दुनिया में जितने भी सजीव प्राणी हैं सबके अंदर शर्करा मिलती है। बिल्कुल मिलती है। फलों में मिलती हैं, सब्जियों में मिलती हैं, सब में शर्करा मिलती है। अब सुनो, ये जो शर्करा होती है यानी मोनोसैकेराइड्स, जितनी भी शर्करा 4 कार्बन या उससे ज्यादा कार्बन की है, जितनी भी शर्करा 4 कार्बन या उससे ज्यादा कार्बन की है, मतलब 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, 7 कार्बन, 4 कार्बन या उससे ज्यादा की शर्करा जितनी भी होती है ना, वो वलय रूप में पाई जाती है। ठीक है? वो शरीर के अंदर, मतलब आपके शरीर में, आपके रुधिर में, आपके खून में जो ग्लूकोज दौड़ रहा है, मेरे रुधिर में, मेरे रक्त में जो ग्लूकोज दौड़ रहा है, वो किस रूप में है? श्रृंखला के रूप में होगा या वलय के रूप में होगा? तो आपको पता होना चाहिए वलय के रूप में। आप ऐसे फल खा रहे हो, आम खा रहे हो, हा, गर्मियों के मौसम में आम खा रहे हो, फल खा रहे हो, फलों में शर्करा होती है, तो जितनी भी 4 कार्बन या उससे ज्यादा के कार्बन वाली होंगी, वो सारी शर्करा वलय के रूप में यानी रिंग फॉर्म में मिलती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बता दूंगा, याद रखना है। इसमें क्या याद रखना है? नोट इंपॉर्टेंट।
सजीव तंत्र में 4 कार्बन एवं अधिक वाली शर्करा किस रूप में पाई जाती है बच्चों? रिंग रूप में यानी वलय रूप में उपस्थित होती है। किस में उपस्थित होगी? रिंग रूप या वलय रूप में। तो सर हां, फ्रक्टोज में उलोज नहीं है भाई, फ्रक्टोज एक अपवाद याद रखना है, बाकी सब उलोज 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 वाली कीटोसिस है। फ्रक्टोज में उलोज नहीं है, फिर भी वो कीटोसिस है। अब सुनो, संरचना भी याद रखनी पड़ेगी। सर अब कौन सी संरचना ध्यान में रखनी पड़ेगी? तो एनसीईआरटी में किसकी संरचना दे रखी है? ग्लूकोज की। एनसीईआरटी में किसकी संरचना दे रखी है? ग्लूकोज की। लेकिन हम लोग ग्लूकोज की संरचना भी ध्यान में रखेंगे, फ्रक्टोज की संरचना भी ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो अब मैं सबसे पहले किसकी संरचना बना रहा हूं बच्चों? ग्लूकोज की वलय संरचना बना रहा हूं। अच्छा एक सेकेंड, ग्लूकोज की वलय संरचना बनाने से पहले याद रखना, जितनी भी प्राकृतिक कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जितने भी प्राकृतिक शर्करा हैं, इनमें भी किरैल कार्बन होता है, इनमें भी किरैल कार्बन पाया जाता है, मतलब ये भी प्रकाशीय रूप से सक्रिय होंगी। मुझे बताओ प्राकृतिक रूप से अमीनो अम्ल जो थे वो किस रूप में थे बच्चों? बताना तो फटाफट, चलो। डी रूप में थे या एल रूप में थे? जो प्राकृतिक रूप से जो अमीनो अम्ल थे, प्राकृतिक रूप के अमीनो अम्ल प्रकाशीय रूप से सक्रिय तो थे, डी रूप में थे या एल रूप में? तो एल रूप में। किस रूप में? एल रूप में। लेकिन जो प्राकृतिक रूप से शर्करा पाई जाती है, प्राकृतिक रूप से जो शर्करा या शुगर पाई जाती है, वो प्राकृतिक रूप से डी रूप में पाई जाएगी। तो यही तो याद रखना है, नेक्स्ट नोट याद रखना है। अरे क्या बात है, सबके जवाब सही भाई, सब मेहनत कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, रिवाइज कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, शाबाश। तो प्राकृतिक रूप से या प्राकृतिक रूप या एक सेकेंड, प्राकृतिक शर्करा डी फॉर्म में उपस्थित होती है। प्राकृतिक शर्करा जो है वो किस रूप में होगी? डी रूप में। और प्राकृतिक अमीनो अम्ल किस में थे? एल रूप में। ठीक है, चलो अब ग्लूकोज की संरचना ध्यान में रखनी है भाई। किसकी संरचना याद रखोगे? ग्लूकोज की। ठीक है भाई, याद रखना बच्चों। मैं अब 1 मिनट सुन लेना, मैं आपको जैव अणु इस तरह से पढ़ाऊंगा बच्चों कि आपके केमिस्ट्री वाला जो सिस्टम है, केमिस्ट्री के सवाल जो जैव अणु में आते हैं वो भी आप सॉल्व कर लो, इसलिए मैं संरचना पे भी बता रहा हूं चीजें। तो ये ग्लूकोज की संरचना है बच्चों, 6 कार्बन संरचना होती है ग्लूकोज की, 1 2 3 4 5 6, ये ग्लूकोज की संरचना है। फिर फ्रक्टोज की संरचना भी बता रहा हूं बच्चों, याद रखना, मैं यहां पर फ्रक्टोज की संरचना भी बता रहा हूं। याद रखना, एग्जाम में आपको संरचना बनाने को कोई नहीं पूछेगा, बनाने को कोई नहीं पूछेगा, लेकिन आइडेंटिफाई करने के लिए आनी चाहिए। अब आप बोलोगे कि सर 5 कार्बन शर्करा भी तो आती है, राइबोस और डीऑक्सीराइबोस। तो राइबोस शर्करा जो है और डीऑक्सीराइबोस शर्करा वो हम आरएनए डीएनए में बताऊंगा। राइबोस 5 कार्बन शर्करा होती है, राइबोस डीऑक्सीराइबोस, उसकी संरचना पढ़ेंगे, लेकिन उसकी संरचना हम न्यूक्लिक अम्ल में पढ़ेंगे भाई, डीएनए आरएनए में पढ़ेंगे।
ठीक है, एक सेकेंड संरचना बना दूं पहले में। CH2OH1 2। ठीक है भाई, ये मैंने फ्रक्टोज और ग्लूकोज की संरचना बनाई है बच्चों। ठीक है, 1 मिनट, क्लियर नहीं दिख रहा बेटा? 1 सेकेंड, इसको बड़ा कर दूं मैं, ये लो 1 सेकेंड। ठीक है, ये मैंने थोड़ा और बड़ा कर दिया। अभी 1 सेकेंड ध्यान देंगे, ये ग्लूकोज की संरचना है बच्चों, एक एक करके सुनो। ये जो ग्लूकोज की संरचना है, ये पहला कार्बन, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठा कार्बन है। अब ये जो ग्लूकोज की संरचना है, इसमें कितनी वलय है बच्चों? सुनो। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 वलय संरचना है। ठीक है, एक काम करता हूं, मैं अलग से बना देता हूं, नहीं दिख रहा ना? थोड़ा बड़ा कर दूं इसको और। उसका जी 1 सेकेंड, ये लो बेटा, अब बड़ा कर दिया मैंने और अब दिखेगा आराम से। ठीक है, अब ध्यान रखेंगे क्या बता रहा हूं। ये ग्लूकोज की संरचना में 1 2 3 4 5 6 मेंबर्ड रिंग है। ऐसी ये क्या है भाई? 6 मेंबर रिंग है। और ऐसे रिंग को आप केमिस्ट्री में क्या कहते हो? पायरेनोज। इसी वलय को, किस वलय को? जिसमें 6 वलय, 1 2 3 4 5 6 वलय वाली संरचना को पायरेनोज कहते हैं। और फ्रक्टोज देखो बच्चों, फ्रक्टोज है तो 6 कार्बन, फ्रक्टोज है तो 6 कार्बन, लेकिन मेंबर रिंग कितनी है? 1 2 3 4 5। इसमें वलय में कितने मेंबर हैं? 5 मेंबर वलय है। और इसे हम फ्यूरेनोस कहते हैं। ये थोड़ी केमिस्ट्री बता रहा हूं बच्चों, बायोलॉजी नहीं है, थोड़ी सी केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री है। अब एफ याद रखना, कभी भूल जाए कि सर पायरेनोस फ्यूरेनोस किस में है, तो एफ और 5 भी कहां से चालू होता है? एफ। तो एफ फ्रक्टोज, एफ फ्यूरेनोज, F5। तो एफ याद रखना, एफ फ्रक्टोज, F5, एफ फ्यूरेनोज। 5 वलय वाली संरचना फ्यूरेनोज है, 5 यानी 5 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर फ्यूरेनोज है, और वो फ्रक्टोज में मिलता है। ठीक है, अब तो ये दोनों संरचनाएं, अब अगर बनाने को नहीं पूछी जाएगी, अगर संरचना बनी हुई आ जाए तो पहचानने में काम आएगी। तो ग्लूकोज की संरचना और फ्रक्टोज की संरचना, सवाल संरचना पर बनाने को नहीं आएगा, संरचना बनी हुई होगी, आपको पहचाननी होगी। एमसीक्यू में बनानी तो है नहीं। अब वापस ध्यान दे दो, ये 6 मेंबर्ड वलय संरचना पायरेनोज और 5 मेंबर्ड वलय संरचना फ्यूरेनोज, ये मैंने आपको बता दिया है। अब काम की चीज क्या है सर? काम की चीज सुनो, काम की चीज है कि ग्लूकोज जो है, सुनना आप ध्यान से, ग्लूकोज का क्रियात्मक समूह क्या होता है? ग्लूकोज का क्रियात्मक समूह एल्डिहाइड होता है। ग्लूकोज का क्रियात्मक समूह कौन सा होता है? एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड कौन सा कार्बन होता है ग्लूकोज में? फर्स्ट कार्बन। इतना तो पता ही होगा संरचना। तो अब ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज में क्रियात्मक समूह वाला कार्बन, जियोनी एल्डिहाइड वाला, कौन सा होता है बच्चों? फर्स्ट कार्बन। कौन सा होता है? बिल्कुल सही, फर्स्ट कार्बन। उसे हम एनोमेरिक कार्बन कहते हैं। ये याद रखना है नई चीज। ग्लूकोज में जो पहला कार्बन है वो एल्डिहाइड वाला कार्बन है,
क्रियात्मक समूह वाला कार्बन है उसे हम एनोमेरिक कार्बन कहते हैं। बहुत अच्छा बच्चों, क्या जवाब दे रहे हो, बेहतरीन। इसी तरह से फ्रक्टोज में क्रियात्मक समूह वाला कार्बन फर्स्ट नहीं, कौन सा कार्बन होता है, सेकंड। कीटोन कार्बन होता है। फ्रक्टोज में क्रियात्मक समूह वाला कार्बन कीटोन है। कीटोन कौन सा कार्बन होता है, सेकंड, एनोमेरिक कार्बन। ये याद रखने हैं, इनकी जरूरत बहुत काम करेगी, इनकी जरूरत है, ये बहुत काम आएंगे आगे, अभी याद रखना है। तो ग्लूकोज में पहला कार्बन एनोमेरिक कार्बन है और फ्रक्टोज में दूसरा कार्बन एनोमेरिक कार्बन है। यह आपको याद रखना पड़ेगा, याद आपको होगा क्योंकि यह बहुत काम आने वाला है, यह बहुत काम आने वाला है पूरे कार्बोहाइड्रेट्स में। तो आपको पता ही है, जवाब भी आप सबने दे ही दिया है। तो ग्लूकोज का एनोमेरिक कार्बन कौन सा है, पहला कार्बन। फ्रक्टोज का एनोमेरिक कार्बन कौन सा है, दूसरा कार्बन। फ्रक्टोज में कीटोन समूह दूसरा कार्बन है, ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह पहला कार्बन है। ठीक है, अब सुनो क्या बता रहा हूं। अब मैं आपको क्या बताने वाला हूं, यह तो आसान था। अब हम बात करेंगे एनोमर, ग्लूकोज के एनोमर्स। ठीक है, एक सेकेंड, मैं ये ग्लूकोज की संरचना बना रहा हूं, ध्यान से। पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, H, OH, H, OH, OH, H, H, OH, ठीक है भाई, ये ग्लूकोज की संरचना है, ये ग्लूकोज की संरचना है। अब ध्यान से समझो, एनोमेरिक कार्बन कौन सा कार्बन है, ये फर्स्ट कार्बन। एनोमेरिक कार्बन कौन सा है, ये फर्स्ट कार्बन। अब ध्यान देंगे, एनोमेरिक कार्बन कौन सा है, फर्स्ट कार्बन। अब आप मुझे बताना मैं क्या चेंज कर रहा हूं बच्चों, ये दो संरचना में मैंने क्या चेंज किया है, मुझे आप बताना। क्या बदलाव किया बच्चों मैंने, कौन बताएगा भाई। ये दोनों ग्लूकोज बनाए हैं, दोनों ग्लूकोज में क्या परिवर्तन किया है मैंने। अरे तेरी, जवाब भी देने लग गए आप सब भाई। ग्लूकोज के एनोमर, क्या बात है भाई, बेहतरीन। बेटा अल्फा कार्बन तो हम लिखते हैं ऐसे, किरैल कार्बन का मतलब है जिसमें चारों समूह अलग अलग होते हैं बेटा, वो किरैल कार्बन होता है। दोनों में अंतर आपको लग गया, शाबाश, पहले कार्बन पर है। दोनों में अंतर जो है वो पहले कार्बन, पहला कार्बन यानी C1 एनोमेरिक कार्बन में फर्क है। यहां पर H, पहले कार्बन पर H ऊपर, OH नीचे है, और यहां पर पहले कार्बन पर OH ऊपर और H नीचे है। तो पहला कार्बन यानी एनोमेरिक कार्बन पर H और OH अपन ने चेंज किए हैं। पहले कार्बन पर H और OH चेंज हुए हैं, तो ये क्या बना, ये है अल्फा ग्लूकोज, और ये होता है बीटा ग्लूकोज। ठीक है, तो ये अल्फा और बीटा क्या है, अल्फा और बीटा ग्लूकोज के एनोमर हैं।
अल्फा और बीटा ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज के एनोमर हैं। एनोमर मतलब पहले कार्बन पर या एनोमेरिक कार्बन पर H और OH अपन ने चेंज किए हैं। है कि नहीं? तो पहला कार्बन मैंने कहा था ग्लूकोज में एनोमेरिक कार्बन याद रखना है। ये बहुत बार आगे सेल्यूलोज पढ़ेंगे, काइटिन पढ़ेंगे, ग्लाइकोजन पढ़ेंगे, उसमें कहीं पर अल्फा ग्लूकोज पढ़ते हैं, कहीं पर बीटा ग्लूकोज पढ़ते हैं। तो बेसिक समझने जरूरी है ये अल्फा और बीटा ग्लूकोज है क्या। ठीक है, जैव अणु में हमेशा अपन फाउंडेशन नींव बना रहे हैं बच्चों। ये नींव है जो आगे हर चैप्टर में काम आएगी। तो अल्फा ग्लूकोज, बीटा ग्लूकोज हम पढ़ तो लेते हैं सर, ये अल्फा ग्लूकोज कहीं पे लिखा होता है, कहीं पर बीटा ग्लूकोज लिखा होता है। तो मतलब क्या है? अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज ग्लूकोज के दो रूप हैं, यानी एनोमर हैं। किस कार्बन पर H और OH का परिवर्तन हो रहा है? किस कार्बन पर H और OH परिवर्तित हो रहे हैं? पहले कार्बन पर। और पहला कार्बन कौन सा? एनोमेरिक कार्बन। पहला कार्बन कौन सा हो गया? एनोमेरिक कार्बन। तो ये अल्फा और बीटा फ्रक्टोज ग्लूकोज याद रखने हैं। अब मुझे बताओ बच्चों, अब मुझे एक चीज बताओ, फ्रक्टोज में अगर मुझे अल्फा और बीटा फ्रक्टोज बनाना है तो मैं किस कार्बन पर चेंज करूंगा? अब मुझे आप बताओ, अगर मुझे अल्फा और बीटा फ्रक्टोज बनाने हैं, अल्फा फ्रक्टोज, बीटा फ्रक्टोज, तो किस कार्बन पर चेंज करूंगा? बताओ तो, किस कार्बन पर चेंज करूंगा? हां अनुष्का, बिल्कुल जी, एनोमेरिक कार्बन पे। तो लेकिन एनोमेरिक कार्बन फ्रक्टोज में कौन सा है? फ्रक्टोज में कौन सा? शाबाश, सेकंड कार्बन पर, सेकंड कार्बन पर। तो दूसरे कार्बन पर आप अगर चेंज कर दोगे तो अल्फा और बीटा फ्रक्टोज बन जाएंगे। शाबाश, क्लियर चीज। सेकंड कार्बन पर, बहुत अच्छा भाई, चलो बहुत बढ़िया। बेसिक फंडामेंटल्स बता रहा हूं, ये ध्यान रखना सिर्फ। ठीक है, ये अल्फा और बीटा ग्लूकोज मैंने बता दिया। अब सुनो, दो और चीजें हैं, दो और चीजें बता रहा हूं, फिर ये केमिस्ट्री में काम आने वाली हैं भाई सब आप लोगों के। अब नेक्स्ट आता है बच्चों ग्लूकोज के एपीमर्स। ये एनोमर और एपीमर आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो बच्चों, तो यहां पर बता रहा हूं थोड़ा सा आइडेंटिफाई करने के लिए। सुनो, ठीक है बच्चों, ये मैंने ग्लूकोज बनाए हैं। अब सुनो, ये दोनों वैसे तो अल्फा ग्लूकोज हैं, दोनों के फर्स्ट कार्बन पर H और OH चेंज हो गए। H और H ऊपर है, OH नीचे है, अल्फा है। दोनों के पहले कार्बन पर H ऊपर, OH नीचे है, अल्फा है। लेकिन अब मैं क्या करूंगा, ये जो दूसरे कार्बन पर है, मैंने दूसरे कार्बन पर क्या किया बच्चों, ध्यान देना। दूसरे कार्बन पर मैं OH ऊपर लिख दूं और H नीचे। क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखना। दूसरे कार्बन पर OH ऊपर और H नीचे। तो मैंने जैसे ही दूसरे कार्बन पर H ऊपर,
H नीचे और OH ऊपर लिखा, मैंने क्या बना दिया, मैनोज। मैंने क्या बना दिया, मैनोस। दूसरे कार्बन पर चेंज कर दिया और चौथे कार्बन पर, इधर देखो, इधर ये चौथे कार्बन पर अगर मैं OH ऊपर कर दूं और H नीचे कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, गैलेक्टोज। देखो बच्चों, सिर्फ संरचना बता रहा हूं, ठीक है, ये आप केमिस्ट्री में तो पढ़ोगे ही, बायोलॉजी में इनका ज्यादा यूज नहीं आता, लेकिन फिर भी मैनोज और गैलेक्टोज की संरचना में क्या फर्क है ये बता रहा हूं। दूसरे कार्बन पर OH ऊपर आते ही, H नीचे आते ही मैनोज बन जाएगा। चौथे कार्बन पर OH ऊपर आते ही, H नीचे आते ही गैलेक्टोज बन जाएगा। ठीक है, अरे हां भाई, यहां पर H, तो ये ग्लूकोज के एपीमर हैं भाई। सेकंड कार्बन पर H एंड OH परिवर्तित, तो क्या बन जाता है, मैनोस। और अगर C4 फोर्थ कार्बन पर H और OH परिवर्तित कर दूंगा तो गैलेक्टोज। ठीक है, केमिस्ट्री जो है वो ध्यान रखना है। दूसरे कार्बन पर मैंने OH ऊपर ले लिया, H नीचे ले लिया तो मैनोस, और चौथे कार्बन पर H और OH को परिवर्तित कर दिया तो गैलेक्टोज। ये मुझे संरचना आपको बतानी थी। 6 कार्बन की सारी संरचना देख ली। मैनोस, अच्छा प्रश्न है सर, मैनोस और गैलेक्टोज में एनोमेरिक कार्बन कौन सा है? तो एनोमेरिक कार्बन तो बेटा फर्स्ट कार्बन ही होगा। एनोमेरिक कार्बन तो फर्स्ट कार्बन ही रहेगा। ग्लूकोज, मैनोस, गैलेक्टोज तीनों में एनोमेरिक कार्बन फर्स्ट कार्बन ही रहेगा। केवल फ्रक्टोज में एनोमेरिक कार्बन सेकंड रहेगा। ठीक है भाई, मैनोस फ्रक्टोज कहां हो जाएगा यार, क्या मजे ले रहे हो यार। फ्रक्टोज अलग है, ये पायरेनोज वलय संरचना है। फ्रक्टोज में कीटोन समूह होता है, एनोमेरिक कार्बन सेकंड है, फ्यूरेनोज रूप होता है। ठीक है बच्चों, तो ये आपको संरचना ध्यान रखनी थी। मैंने आपको सारी 6 की 6 संरचना बता, मतलब 6 कार्बन की, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मैनोस, गैलेक्टोज। जरूरत से ज्यादा ही बताया है, इससे ज्यादा तो पूछ ही नहीं सकते भाई। फोर्थ कार्बन पर चेंज हुआ ना भाई, OH और H का चेंज, ये रहा। फोर्थ कार्बन पर H और OH का चेंज हुआ, तभी तो गैलेक्टोज बना। और सेकंड कार्बन पर H और OH का चेंज हुआ तो मैनोस बना। तो ग्लूकोज के 2 एपीमर हैं, फ्रक्टोज का एपीमर नहीं होते भाई, ग्लूकोज के ही एपीमर होते हैं, फ्रक्टोज का एपीमर नहीं होता। ठीक बच्चों, अब सुन लो भाई, ये तो भाई ठीक है, केमिस्ट्री की संरचना समझा दी, मैनोस, गैलेक्टोज। अब याद क्या रखोगे, आ जाओ। अब आपको याद रखना है क्या क्या चीजें बता रहा हूं, सुनो। ग्लूकोज का क्या क्या योगदान है। ग्लूकोज को हम किस किस नाम से जानते हैं, ग्रेप शुगर। ठीक है, ग्रेप शुगर किसे कहते हैं भाई, ग्रेप शुगर कहते हैं ग्लूकोज को। दूसरा, ब्लड शुगर भी कैसे कहते हैं, रुधिर में जो शर्करा होती है, ब्लड शुगर किसे कहते हैं, ग्लूकोज को। और ग्लूकोज कैसी शुगर है, एल्डोस। और कैसी शुगर है, हेक्सोस। 6 कार्बन की होती है हेक्सोस, एल्डोस 6 कार्बन की, एल्डोस मतलब एल्डिहाइड समूह, ब्लड शुगर और ग्रेप शुगर, ये ग्लूकोज को कहते हैं। फिर फ्रक्टोज की बात करें बच्चों, फ्रक्टोज के बारे में हम क्या कहते हैं, फ्रक्टोज, FF याद रखना भाई, फ्रक्टोज को हम फल शर्करा कहते हैं। फ्रक्टोज को क्या कहते हैं, फल शर्करा। और प्राकृतिक रूप से सबसे मीठी शर्करा भी कौन सी होती है, फ्रक्टोज।
प्राकृतिक रूप से सबसे मीठी शर्करा कौन सी है भाई? प्राकृतिक रूप से सबसे मीठी शर्करा फ्रक्टोज। फ्रक्टोज कैसी होती है? कीटोज। और फ्रक्टोज भी है हेक्सोस। तो ये लक्षण किससे संबंधित हैं? फ्रक्टोज से। फिर आपको पता होना चाहिए गैलेक्टोज के बारे में। गैलेक्टोज जो है आपको पता होना चाहिए, ये क्या है? ब्रेन शुगर। इस पे क्वेश्चन आ रखा है बच्चों। ब्रेन शुगर किसे कहते हैं? ब्रेन शुगर हम गैलेक्टोज को कहते हैं। ठीक है, तीसरे कार्बन पर OH इनकी। बेटा ये तो संरचना है ना, डी रूप आप जब बनाओगे, स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ोगे ना, तो स्टीरियो केमिस्ट्री में डी रूप के लिए तीसरा कार्बन पर OH ऊपर होता है बेटा। ये तो प्राकृतिक संरचना है उस शर्करा की। ग्रेप शुगर क्या होती है? अंगूर में जो शर्करा होती है भाई, ग्रेप अंगूर के अंदर शर्करा कौन सी है? ग्लूकोज। बाकी ज्यादातर फलों में कौन सी शर्करा होती है? ज्यादातर फलों में फ्रक्टोज होती है, लेकिन अंगूर है उसमें क्या है? ग्लूकोज भी है। फिर गैलेक्टोज में ब्रेन शर्करा कहते हैं। गैलेक्टोज को क्या कहते हैं? ब्रेन शुगर। क्यों? आगे अपन पढ़ेंगे। जो मस्तिष्क की संरचना है ना, मस्तिष्क की संरचना बनाने में किसकी आवश्यकता होती है? गैलेक्टोज की। तो मस्तिष्क की संरचना बनाए रखने में या मस्तिष्क की संरचना को बनाने में कौन काम करता है? गैलेक्टोज। इसीलिए गैलेक्टोज को क्या कहते हैं? ब्रेन शुगर। अरे फ्रक्टोज 6 कार्बन है भाई, पेंटोसिस कहां है? हम प्रकाश जी क्या कर रहे हो? फ्रक्टोज हेक्सोस है भाई, 6 कार्बन है, काहे कर रहे हो ऐसी? और ये देखो फ्रक्टोज की जो वलय है, फ्रक्टोज में वलय 1 2 3 4 5 है, लेकिन कार्बन 6 है भाई। ये देखो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 4 5 6 कार्बन शर्करा है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज 6 कार्बन शर्करा है भाई। ठीक है, तो ये आपको चीजें किससे संबंधित ध्यान रखनी है? मोनोसैकेराइड्स। तो मोनोसैकेराइड्स में ये लक्षण आपको ध्यान में रखने हैं। आसान है। मोनोसैकेराइड्स पे जो सवाल आते हैं मेनली वो ये है। सवालों वाला PDF ये है। बेसिक नींव बनाने के लिए मैंने आपको अल्फा और बीटा ग्लूकोज बताए और आपको मैंने मैनोज और गैलेक्टोज की संरचना समझा दी। अब क्या है भाई? अच्छा, प्राकृतिक शुगर है भाई, मीठी। कृत्रिम शुगर कौन सी होती है भाई? तो कृत्रिम रूप से सबसे मीठी शुगर होती है सैकरीन। ठीक है, एक सैकरीन करके कृत्रिम रूप की शर्करा होती है जो बहुत मीठी होती है, लेकिन वो कृत्रिम है, प्राकृतिक है नहीं, तो वो नुकसान ज्यादा करती है बच्चों। तो जो कृत्रिम शर्करा है सबसे मीठी वो होती है सैकरीन। ये सिरप में, चाशनी में बनाई जाती है, सैकरीन कहते हैं। ठीक है भाई, तो ये अपन ने मोनोसैकेराइड्स देख लिए बच्चों। अब हम किसकी बात करेंगे? अब हम आज किसकी बात करेंगे? ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड का मतलब होता है 2 से 10 मोनोसैकेराइड से निर्मित। ठीक है भाई, ओलिगोसैकेराइड में क्या है? ओलिगोसैकेराइड जो है वो 2 से 10 मोनोसैकेराइड से बने होते हैं। ओलिगो का मतलब मैंने आपको बताया था कुछ है, तो कुछ मतलब 2 से 10 मोनोसैकेराइड से क्या बनी हुई है? 2 से 10 मोनोसैकेराइड से ओलिगोसैकेराइड बनी है। अब सुनो भाई, मधुमक्खी के शहद में एक शर्करा थोड़ी होती है भाई, बहुत सारी शर्करा होती है। ठीक है, बहुत सारी शर्करा होती है एक फल में। जैसे आप फल खा रहे हो, कोई भी आम खा रहे हो, नारंगी खा रहे हो, क्या कहते हैं, केला खा रहे हो, कोई भी फल आप खाते हो तो उसमें ज्यादा मात्रा में फ्रक्टोज मिलती है। उसका मतलब यह नहीं है कि उसमें और कोई शर्करा ही नहीं होगी, ज्यादा मात्रा में फ्रक्टोज होता है। और ये सब मोनोसैकेराइड जल में घुलनशील थे, छोटे से होते हैं,
3 कार्बन से 7 कार्बन हैं, वलय के रूप में हैं, आसानी से जल में घुल जाते हैं। जब कार्बन की श्रृंखला बहुत ज्यादा बढ़ती है, बहुत ज्यादा कार्बन की श्रृंखला बढ़ जाती है, तो घुलनशीलता कम हो जाती है। बेसिक केमिस्ट्री है। हां, शुगर फ्री क्या होता है? एक अच्छा क्वेश्चन है। तो जो बच्चों डायबिटीज से पीड़ित होते हैं, जो व्यक्ति डायबिटीज से पीड़ित होते हैं, वो शर्करा नहीं खा सकते हैं ना, क्योंकि उनको पता है डायबिटीज से पीड़ित हैं, इंसुलिन उनमें बन नहीं रहा। तो अगर वो शक्कर खाएंगे, शुगर खाएंगे, तो शुगर का स्तर रुधिर में बढ़ेगा और उसको नियंत्रित करने के लिए इंसुलिन उनके पास है नहीं। तो ऐसे व्यक्ति क्या करते हैं? शुगर फ्री खाते हैं। तो शुगर फ्री का मतलब है उसमें कोई शर्करा नहीं है, लेकिन दूसरे रसायन हैं या सैकरीन हैं जिससे स्वाद मीठा हो जाता है। तो वो केवल स्वाद मीठा है, शर्करा नहीं है, शुगर फ्री। ठीक है भाई, बता दिया शुगर फ्री। अब ओलिगोसैकेराइड में हम क्या पढ़ेंगे भाई? ओलिगोसैकेराइड में हम पढ़ेंगे डायसैकेराइड्स। ओलिगोसैकेराइड में हम क्या पढ़ेंगे? हम ओलिगोसैकेराइड में डायसैकेराइड ही पढ़ेंगे। डायसैकेराइड के बारे में क्या क्या बिंदु? पहली चीज, ये भी जल में घुलनशील होंगे। अरे या पहले तो ये क्या है भाई? 2 मोनोसैकेराइड से निर्मित होंगे। तो डायसैकेराइड किससे निर्मित होंगे बच्चों? 2 मोनोसैकेराइड से निर्मित हैं, पहली चीज। दूसरा, ये स्वाद में मीठे होते हैं। ये भी स्वाद में मीठे हैं, तो इनको भी क्या कहेंगे? शर्करा कहते हैं। इनको भी हम क्या कहेंगे? शुगर्स। और तीसरी चीज, ये भी जल में घुलनशील हो जाते हैं। ये भी जल में घुलनशील होते हैं। तो डायसैकेराइड्स 2 मोनोसैकेराइड से बने हैं, स्वाद में मीठे होते हैं, इन्हें भी क्या कहते हैं? शर्करा। और ये जल में घुलनशील होते हैं। अब सुनो, अब डायसैकेराइड्स में हम क्या क्या पढ़ेंगे? डायसैकेराइड्स में हम पढ़ेंगे माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज। हम डायसैकेराइड्स में कौन सी हैं भाई? हां, अच्छा सुनो, क्या क्या सवाल? सर सैकरीन भी तो शुगर है। अरे कहां है भाई? सैकेराइड शुगर होती है, सैकराइन कृत्रिम है। ठीक है, एक चीज सुन लो बच्चों, समझ लो। सैकरीन स्वाद में मीठी होती है, कृत्रिम रूप से स्वाद में सबसे मीठी है, वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है भाई। पहले तो एक चीज समझ लो, शुगर का मतलब क्या है? 2 तरीके से। अगर आप मान के चलते हो सर जो मीठी चीजें हैं उसको शुगर कहते हैं, तो फिर सैकरीन भी कृत्रिम शुगर है। लेकिन अगर आप शुगर को कार्बोहाइड्रेट मान रहे हो, तो सैकरीन कार्बोहाइड्रेट नहीं है भाई। सैकरीन केवल स्वाद में मीठा है, शुगर फ्री केवल स्वाद में मीठा है, वो वास्तविक प्राकृतिक शर्करा यानी कार्बोहाइड्रेट नहीं है। ठीक है, तो जरूरी नहीं है हर जो चीज मीठी हो उसमें प्राकृतिक शर्करा हो, नहीं। ये जो आर्ट्रिम रिफाइंड फूड आते हैं, कचरा जो हम लोग कहते हैं ना, कैंडीज वैंडीज आती हैं, ये सिर्फ स्वाद में मीठे होते हैं। इनमें रासायनिक मिलाया जाता है, कृत्रिम चीजें मिलाई जाती हैं मीठेपन के लिए। ये प्राकृतिक रूप से शर्करा नहीं होती भाई। प्राकृतिक शर्करा मतलब कार्बोहाइड्रेट्स, वो यहां पर है। अब सुनो, माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज, ये तीनों क्या हैं? ओलिगोसैकेराइड्स। ये तीनों क्या हैं? डायसैकेराइड्स। और इन सब का सूत्र होगा CnH2n-2ON-1। इनका सूत्र क्या है? CnH2n-2ON-1। ठीक है,
ये कैसे सूत्र आया अभी बताऊंगा, ये कैसे आया अभी बताऊंगा। सभी शुगर कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ऐसे याद मत रखना। सभी प्राकृतिक शर्करा कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, सभी नेचुरल शुगर्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ठीक है। अब ध्यान देंगे, और शुगर फ्री से एनर्जी नहीं मिलती भाई। जिनको अपनी चाय मीठी चाहिए और जो डायबिटीज से पीड़ित हैं तो उनको शुगर फ्री देते हैं ताकि स्वाद भी मीठा हो लेकिन शर्करा ना हो, ठीक है भाई। तो अब डायसैकेराइड क्या बना हुआ है बच्चों? दो मोनोसैकेराइड से बना हुआ है, स्वाद में मीठा है, जल में घुलनशील है, सूत्र ये है। तीन तरह के डायसैकेराइड हैं। अब एक एक करके बताऊंगा, इनकी संरचना कैसे बनती है, क्यों बनती है, सब बताऊंगा भाई, ठीक है। सबसे पहला अपन पढ़ेंगे माल्टोज। सबसे पहली किसकी बात करेंगे? माल्टोज की। माल्टोज किससे बना है भाई? दो ग्लूकोज के अणुओं से, ग्लूकोज और ग्लूकोज। तो ग्लूकोज और ग्लूकोज से क्या बनता है? माल्टोज। दो ग्लूकोज अणुओं से, दो ग्लूकोज अणुओं से क्या बनता है आपके पास? माल्टोज। माल्टोज को अपन माल्ट शुगर भी कहते हैं। कहां मिलते हैं ये? अनाज आप खाते हो ना, जो अनाज होते हैं, अनाज ग्रेन्स हैं, स्टार्च का अनाज हो गया, ये मीठा आलू, चुकंदर, क्या कहते हैं आपके पास, क्या कहते हो, रतालू, ये सब जो अनाज हैं इन सब में माल्टोज होती है, सीखे? सब में क्या होती है? माल्टोज। अब सुने, पहले सूत्र बनाए, आ जाओ। अब ध्यान से एक मैं संरचना बन के समझाऊंगा ताकि आपको क्लियर हो जाए। ध्यान से समझना भाई, बहुत आसान है। HOH HOH बच्चों मैं अल्फा ग्लूकोज बना रहा हूं या बीटा ग्लूकोज? बताना तो एक बार। मैंने अल्फा ग्लूकोज बनाया है या बीटा ग्लूकोज? मैंने अल्फा ग्लूकोज बनाया है बच्चों या बीटा ग्लूकोज? बताओ तो एक बार। शाबाश, मैंने अल्फा। दोनों कौन से ग्लूकोज बनाए? अल्फा। ये भी अल्फा ग्लूकोज, ये भी अल्फा ग्लूकोज, सही। कैसे पता लगाया दोनों अल्फा ग्लूकोज हैं? कैसे पता लगाया दोनों अल्फा ग्लूकोज हैं? दोनों के एनोमेरिक कार्बन, फर्स्ट कार्बन पर H ऊपर है, OH नीचे है। H ऊपर है, OH नीचे है, इसलिए नींव जरूरी है समझना। दोनों अल्फा ग्लूकोज हैं, आसानी से आपने पता लगा लिया क्योंकि पहले कार्बन पर H ऊपर है, OH नीचे है। दोनों अल्फा ग्लूकोज माल्टोज में मिलेंगे। माल्टोज में जो दोनों ग्लूकोज मिलते हैं ना, वो अल्फा ग्लूकोज ही होते हैं। अब देखो सुनो, अब क्या करेंगे भाई? अब जब दोनों शर्करा जुड़ेंगी तो जल का अणु निकालूं। ये रहा H2O, निकालता हूं। क्या निकाल दिया भाई? H2O। जल निकलेगा और बंध बनेगा, जल निकलेगा, बंध बनेगा, निर्जलीकरण। जल निकलने को पेप्टाइड बंध बनाया था, उसमें भी जल निकाला था। पेप्टाइड बंध में भी जल निकाला था, यहां पर भी जल निकाला है। तो H2O निकाल दो। अब क्या बचा? अब बन क्या गया? इधर देखेंगे, HOH।
ठीक है बच्चों, अब क्या बना भाई, अब क्या बना, ये संरचना बनी माल्टोज की, इसे ही क्या कहते हैं, माल्टोज। यही क्या बना भाई, माल्टोज। माल्टोज मतलब जो दो ग्लूकोज से मिलकर बना है। माल्टोज का मतलब है जो दो ग्लूकोज से मिलकर बना है, और दोनों के बीच में बंध बना है। सबसे पहले तो इस बंध को क्या कहेंगे, इसको हम ओ मतलब ऑक्सीजन ओ ग्लाइकोसिडिक बंध कहते हैं। कैसा बंध कहते हैं बच्चों, ओ ग्लाइकोसिडिक बंध कहेंगे। और यह संरचना मैंने किसकी बना दी, माल्टोज की। तो इधर देखो बच्चों, अब क्या बताया, यह माल्टोज की संरचना मैंने बनाई। किसकी संरचना बनाई है, माल्टोज की। अब सुनो, लिखेंगे कैसे, लिखोगे कैसे, याद कैसे करोगे। माल्टोज जो है दो ग्लूकोज से तो बनी हुई है, तो माल्टोज का सूत्र क्या होगा भाई, C12H22O11। माल्टोज का सूत्र क्या हुआ, CnH2n-2ON-1 हो गया ना भाई। जल का अणु निकल गया, जल का अणु निकल गया, ये आपके पास। और माल्टोज के अंदर बंध कैसे होंगे, α1,4 ग्लाइकोसिडिक बंध। कैसा बंध है, α1,4। α1,4 क्यों, α1,4 कैसे, सुनो, अल्फा क्यों, क्योंकि दोनों ग्लूकोज के अल्फा रूप हैं। अल्फा क्यों, क्योंकि दोनों ग्लूकोज के अल्फा रूप हैं, अल्फा अल्फा। 1 और 4 का मतलब, 1 और 4 का मतलब इस ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन, इस ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन दूसरे ग्लूकोज के फोर्थ कार्बन से बंध बना रहा है। इस ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन दूसरे ग्लूकोज के फोर्थ कार्बन से बंध बना रहा है। कौन सा, ग्लाइकोसिडिक बंध। इसलिए इसे कहते हैं α1,4 ग्लाइकोसिडिक बंध। इसलिए इसे क्या कहेंगे, α1,4 ग्लाइकोसिडिक बंध। तो माल्टोज दो ग्लूकोज से बना हुआ है। एक यहां पर नोट, नोट क्या हो गई, शर्करा आपस में किस बंध से जुड़ी रहती हैं बच्चों, ग्लाइकोसिडिक बंध से। शर्करा आपस में किस बंध से जुड़ती है, ग्लाइकोसिडिक बंध। और ग्लाइकोसिडिक बंध को ही हम निर्जलीकरण संश्लेषण का उदाहरण कहेंगे। क्यों कहेंगे भाई, निर्जलीकरण संश्लेषण का उदाहरण क्यों कहेंगे, क्योंकि जल का निष्कासन हो रहा है। तो ये हमने किसकी संरचना देख ली बच्चों, ये माल्टोज की। अब ये मैंने समझा दिया है, अब बहुत आसान हो जाएगा। अब देखो माल्टोज के बाद अब मैं नेक्स्ट क्या ले रहा हूं, लैक्टोज। नेक्स्ट मैं क्या ले रहा हूं, लैक्टोज। लैक्टोज को अपन मिल्क शुगर कहते हैं बच्चों। दूध में कौन सी शर्करा होती है भाई, दूध में कौन सी शर्करा होती है, लैक्टोज। तो दूध में लैक्टोज होती है, इसलिए इसको मिल्क शुगर कहते हैं। यह किससे बनी हुई है, गैलेक्टोज और ग्लूकोज। लैक्टोज किससे बनता है भाई, गैलेक्टोज और ग्लूकोज से। कैसे याद रखोगे, सुनो, इसमें कौन सा ग्लूकोज है, कौन सा गैलेक्टोज है, अल्फा रूप। इसमें भी कौन सा है, अल्फा, गलत। इनमें कौन सा रूप आएगा बच्चों, बीटा। कौन सा रूप आएगा, बीटा रूप।
इसमें भी कौन सा रूप आएगा? बीटा। दोनों में क्या आएगा भाई? बीटा। इसका फर्स्ट कार्बन इसके फोर्थ कार्बन से बंध बनाएगा, इसका फर्स्ट कार्बन इसके फोर्थ कार्बन से बंध बनाएगा भाई। तो अब इस बंध को क्या कहोगे? बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बंध। समझे? यहां पर बीटा क्यों है, वहां पर अल्फा क्यों था? यहां पर शर्करा, गैलेक्टोज और ग्लूकोज का कौन सा रूप है? बीटा रूप है। और फर्स्ट कार्बन और फोर्थ कार्बन के बीच में, फर्स्ट कार्बन और फोर्थ कार्बन के बीच में कौन सा बंध है? ग्लाइकोसिडिक। शर्करा हमेशा कौन से बंध से जुड़ेगी? ग्लाइकोसिडिक। तो इसका सूत्र भी क्या हो गया भाई? इसका सूत्र भी C12H22O11। इसका सूत्र भी CnH2n-2O11। और लैक्टोज में बंध कौन से हो गए? बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बंध। फिर आखिरी में आ जाएगा सुक्रोज। आखिरी में आ जाएगा सुक्रोज। गन्ने में, गन्ना खाते हैं ना आप लोग, गन्ने में कौन सी शर्करा होती है? गन्ने में सुक्रोज। इसको हम केन शुगर कहते हैं भाई। केन शुगर क्यों? गन्ने में मिलती है। घर में जो आप टेबल शुगर खाते हो, शक्कर खाते हो ना घर में, वो टेबल शुगर भी ये सुक्रोज है। और इसको इन्वर्ट शुगर भी कहते हैं। अभी बताऊंगा इसको इन्वर्ट शुगर क्यों कहते हैं बच्चों। इसको इन्वर्ट शुगर क्यों कहते हैं अभी बताऊंगा, समझाऊंगा अभी एक एक करके। अब सुक्रोज कैसे बनेगी भाई? सुक्रोज किससे बनी होती है? सुक्रोज बनी होती है ग्लूकोज और फ्रक्टोज से। सुक्रोज किससे बनी होती है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज से। सुनना कैसे? ग्लूकोज का अल्फा रूप, फ्रक्टोज का बीटा रूप। ग्लूकोज का अल्फा रूप, फ्रक्टोज का बीटा रूप। इसका फर्स्ट कार्बन इसके सेकंड कार्बन से बंध बनाएगा, इसका फर्स्ट कार्बन इसके सेकंड कार्बन से बंध बनाएगा। क्या बंध बना? अल्फा 1 बीटा 2 ग्लाइकोसिडिक बंध। क्या बंध बना भाई? अल्फा 1 बीटा 2। इसका सूत्र भी यही हो गया, C12H22O11 यानी CnH2n-2। एक सेकेंड, CnH2n-2ON-1। ठीक है भाई। O11 n-1। तो लैक्टोज को मिल्क शुगर कहते हैं, सुक्रोज को गन्ने में मिलती है इसलिए केन शुगर, घर में हम यूज करते हैं टेबल शुगर। इन्वर्ट क्यों है? इधर देखो, इन्वर्ट क्यों है? इसमें एक ग्लूकोज अल्फा रूप है, फ्रक्टोज बीटा रूप है। एक अल्फा है, एक बीटा है। एक अल्फा एक बीटा, दोनों उल्टे हैं, इसलिए इसको इन्वर्ट शुगर कहते हैं। लैक्टोज में दोनों बीटा रूप हैं। दोनों शर्करा किस रूप में है? बीटा रूप में। लैक्टोज में क्या कहते हैं, माल्टोज में दोनों शर्करा कौन सी थी? अल्फा। अल्फा है। ठीक है। तो एक संरचना बताई बच्चों मैंने आपको, मैंने माल्टोज की संरचना से समझा दिया है, बाकी आप अपने आप देख सकते हो। बीटा रूप तो अब आसान ही है ना, ग्लूकोज का बीटा रूप बना सकते हो, गैलेक्टोज का बीटा रूप बना सकते हो। केवल क्या करना है? केवल क्या करना है? बीटा रूप का मतलब फर्स्ट कार्बन पर H और OH चेंज कर देना। बीटा रूप का मतलब फर्स्ट कार्बन पर OH ऊपर और H नीचे।
तो ये आपको दो डायसैकेराइड्स याद रखने हैं भाई, ठीक है। अल्फा 1 बीटा 2 ग्लाइकोसिडिक बंध सुक्रोज और बीटा 1 बीटा 4 लैक्टोज, ठीक है। अब सवाल इन्वर्ट बता दिया भाई, इन्वर्ट मतलब एक अल्फा है एक बीटा है। अल्फा ग्लूकोज का अल्फा रूप, फ्रक्टोज का बीटा रूप, दोनों उल्टा है ना, इसलिए इन्वर्ट कहा हुआ है। सुक्रोज और सुक्रेज में डिफरेंट क्या है? अरे भाई सुक्रोज शर्करा है, सुक्रेज एंजाइम होती है, सुक्रेज एंजाइम होती है जो इसको तोड़ती है। जैसे लैक्टोज और लैक्टेज, लैक्टोज शर्करा है, शर्करा को तोड़ने वाली एंजाइम लैक्टेज है। माल्टोज और माल्टेज, माल्टोज शर्करा है, माल्टोज को तोड़ने वाली एंजाइम माल्टेज है। संश्लेषण और विश्लेषण में अंतर, संश्लेषण का मतलब है निर्माण करना, विश्लेषण का मतलब है अध्ययन करके पता करना, ठीक है भाई। तो ये अपन ने तीनों देख ली। अब सुनो एक नई चीज बता रहा हूं। अब हम बात क्या करेंगे भाई? अब एक नई चीज की हम बात करेंगे, रिड्यूसिंग शुगर या अपचयन शर्करा। ठीक है बच्चों, अब मैं परिभाषा ध्यान रख रहा हूं। मार्केट में कौन सा ग्लूकोज ले रहे हो भाई? फलों में, फ्रूट्स में जो ग्लूकोज मिलता है वो प्राकृतिक शर्करा है। ग्लूकोन डी में भी प्राकृतिक शर्करा ही मिलाते हैं वो, बिल्कुल सही। अब सही, अब सुन लो, रिड्यूसिंग शर्करा या रिड्यूसिंग शुगर, अपचयन शर्करा का मतलब क्या है? सुन लो। ऐसी सारी शर्करा, सुन लेना, ऐसी सारी शर्करा या ऐसी सारी शुगर्स जिसमें एनोमेरिक कार्बन स्वतंत्र है। एनोमेरिक कार्बन कौन सा था भाई? एनोमेरिक कार्बन फर्स्ट कार्बन था ग्लूकोज का, फ्रक्टोज का सेकंड कार्बन था। मतलब एनोमेरिक कार्बन जो है वो क्रियात्मक समूह वाला कार्बन है। किसका कार्बन है? क्रियात्मक समूह वाला। तो जिन भी शर्करा में एनोमेरिक कार्बन स्वतंत्र है, जिन भी शर्करा में एनोमेरिक कार्बन स्वतंत्र है मतलब एनोमेरिक कार्बन बंध नहीं बना रहा है, ऐसी सारी शर्करा क्या कहलाती हैं? रिड्यूसिंग शर्करा। तो अपचयित शर्करा वो शर्करा होती है जिनमें एनोमेरिक कार्बन स्वतंत्र होता है, यानी बंध नहीं बनाता है। तो क्या बता रहा हूं ध्यान से, ऐसी शर्करा जिनमें एनोमेरिक कार्बन यानी क्रियात्मक समूह, एल्डिहाइड, कीटोन स्वतंत्र होता है। स्वतंत्र का मतलब है बंध नहीं बनाता है। अब सुन लेना, ऐसी शर्करा जिसमें एनोमेरिक कार्बन स्वतंत्र है, एनोमेरिक कार्बन स्वतंत्र है, क्रियात्मक समूह स्वतंत्र है, इस कारण वो क्या करेंगी? अतः वह Cu2+ को Cu+ में अपचयित करती हैं। करेंगी क्या भाई ये शर्करा? ठीक है, ऐसी शर्करा जिसमें एनोमेरिक कार्बन तो स्वतंत्र है, एनोमेरिक कार्बन स्वतंत्र है, तो वो कार्बन क्या करेगा? वो Cu2+ को, क्यूप्रिक रूप को Cu2+ में अपचयित करता है। और कौन सा टेस्ट पॉजिटिव देता है भाई? बेनेडिक्स और फेलिंग्स टेस्ट परीक्षण पॉजिटिव देता है। तो क्या हो गई भाई? ऐसी शर्करा जिनमें एनोमेरिक कार्बन स्वतंत्र है। एनोमेरिक कार्बन स्वतंत्र है, इसका मतलब
वो कार्बन क्यूप्रिक Cu2+ को Cu+ में अपचयित कर देगा और इस कारण परीक्षण बेनेडिक्स और फेलिंग्स परीक्षण पॉजिटिव होता है ना। जब आपको मूत्र में ग्लूकोज की जांच करनी है, आपको पता करना है आप मूत्र में ग्लूकोज निकल रहा है या नहीं, क्योंकि अगर मूत्र में ग्लूकोज निकलेगा तो डायबिटीज का सूचक है। तो मूत्र में ग्लूकोज है या नहीं कैसे पहचानोगे? मूत्र में ये बेनेडिक्स या फेलिंग सॉल्यूशन मिला दो। अब ग्लूकोज अगर है मूत्र में तो बेनेडिक्स और फेलिंग्स परीक्षण पॉजिटिव आ जाएगा, तो आपको मालूम चल जाएगा अच्छा ब्लड में ग्लूकोज है। अब इसके उदाहरण, हां खेल तो क्या है भाई, सबका उदाहरण। तो इसके उदाहरण तो हैं बच्चों सभी मोनोसैकेराइड्स। सभी मोनोसैकेराइड्स बंद नहीं बनाते। सारे के सारे मोनोसैकेराइड बंद बनाते हैं क्या? बंद नहीं बनाते ना। बंद नहीं बनाते तो सबका एनोमेरिक कार्बन क्या होगा? स्वतंत्र होगा, तो वो रिड्यूसिंग शर्करा है। लेकिन डायसैकेराइड तो बंद बनाते हैं भाई, डायसैकेराइड तो बंद बनाते हैं। तो मुझे बताओ डायसैकेराइड्स में माल्टोज एक एक करके, माल्टोज रिड्यूसिंग शुगर है क्या? देख के बताओ माल्टोज, ये माल्टोज रिड्यूसिंग शुगर है क्या? ये अपचयित शर्करा है क्या? बताओ तो माल्टोज अपचयित शर्करा है क्या? माल्टोज अपचयित शर्करा है क्या भाई? देखो माल्टोज 2 ग्लूकोज से बना हुआ है, माल्टोज 2 ग्लूकोज से बना हुआ है। इसमें ये ग्लूकोज का एनोमेरिक कार्बन, पहला कार्बन चौथे कार्बन से बंद बना रहा है, तो पहला कार्बन तो बंद बना रहा है, लेकिन ये कार्बन तो स्वतंत्र है। दूसरे ग्लूकोज का एनोमेरिक कार्बन तो स्वतंत्र है, ये एनोमेरिक कार्बन स्वतंत्र है। तो ये स्वतंत्र है, ये अपचयित करेगा Cu2+ को Cu+ में, तो माल्टोज भी रिड्यूसिंग शर्करा है। माल्टोज रिड्यूसिंग शर्करा है। इसका एक ग्लूकोज का पहला कार्बन तो बंद बना रहा है, स्वतंत्र नहीं है, लेकिन दूसरे ग्लूकोज का पहला कार्बन तो फ्री है, तो कोई भी एक कार्बन फ्री होना चाहिए। तो माल्टोज भी क्या है? रिड्यूसिंग शर्करा है। अब बताओ लैक्टोज है, लैक्टोज है रिड्यूसिंग शर्करा, चेक करो। लैक्टोज रिड्यूसिंग शर्करा है, हां। इसमें फर्स्ट कार्बन, गैलेक्टोज का फर्स्ट कार्बन ग्लूकोज के 4th कार्बन से बंद बना रहा है भाई, लेकिन ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन तो फ्री है। ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन फ्री है, यह भी रिड्यूसिंग शर्करा है। हां, सुक्रोज है क्या? सुक्रोज है क्या भाई? सुक्रोज रिड्यूसिंग शर्करा है क्या? नहीं है। सुक्रोज क्यों नहीं है? देखो ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन फ्रक्टोज के सेकंड कार्बन से बंद बना रहा है। ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन फ्रक्टोज के सेकंड कार्बन से बंद बना रहा है, सुक्रोज नहीं है। सुक्रोज रिड्यूसिंग शुगर नहीं है। ये देखो इसका एनोमेरिक कार्बन इसके एनोमेरिक कार्बन से बंद बना रहा है, दोनों के एनोमेरिक कार्बन बंद बना रहे हैं। पहला कार्बन दूसरा कार्बन दोनों बंद बना रहे हैं भाई, तो सुक्रोज नहीं है, बाकी सभी हैं। अरे वाह क्या बात है बच्चों, सबके जवाब सही। तो सभी मोनोसैकेराइड, माल्टोज और लैक्टोज ये तो रिड्यूसिंग शुगर हैं, लेकिन कौन नहीं है? अपवाद। अपवाद है सुक्रोज। सुक्रोज क्या हो गई भाई? नॉन रिड्यूसिंग शुगर।
अनआपचयिक शर्करा। आ गया भाई समझ में? तो या तो सीधा रट्टा मार लो, लेकिन समझ लिया है अपन ने, इसलिए मैंने बेसिक संरचना आपको शुरुआत में बता रखी थी। तो सबको क्लियर भाई? रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर का कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया। तो अपन ने मोनोसैकेराइड्स और डायसैकेराइड्स पढ़ लिए भाई। शर्करा जितनी आपको आनी चाहिए थी उतना अपन ने देख लिया है। क्लियर भाई? तो ये अपन ने मोनोसैकेराइड्स और डायसैकेराइड्स। अब अपने पास केवल क्या बचे? पॉलीसैकेराइड्स। कार्बोहाइड्रेट्स में केवल क्या बाकी हैं? हां, सुक्रोज नहीं है, बहुत बढ़िया भाई। अब हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स में केवल हमारे पास केवल क्या है? अच्छा, बहुत अच्छा, बढ़िया, बहुत अच्छा बच्चों, शाबाश। अमीनो एसिड की, बेटा अमीनो एसिड की चतुर्थ संरचना नहीं होती है बेटा, प्रोटीन की चतुर्थ संरचना होती है। अमीनो अम्ल की कहां संरचना? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थ संरचना अमीनो अम्ल की होगी या प्रोटीन की होगी बेटा? प्रोटीन की चतुर्थ संरचना होती है। और प्रोटीन की चतुर्थ संरचना को सारे गैर कोवेलेंट बंध स्थायी रखते हैं। बहुत अच्छा है बेटा उमेश जी, आपने सारे नोट्स पूरे बना दिए हैं। तो बेटा देखो, थ्योरी स्ट्रांग करो बेटा। फिर भी अगर आपने बायोलॉजी के कंप्लीट नोट्स बना लिए हैं ना, तो भी लाइव क्लास अटेंड करा करो, रिवीजन अच्छी तरह कर लिया करो, और जब एक चैप्टर का पूरा रिवीजन हो जाए तब जाके क्वेश्चन की प्रैक्टिस किया करो। ठीक है? GLUT4 जो है, GLUT4 का काम आगे पढ़ेंगे ना मानव कार्यकी में। मानव कार्य के अंदर GLUT4 का काम बताऊंगा भाई, कि वो झिल्ली पर होता है और ग्लूकोज का स्थानांतरण करता है। आगे आएगा संजना जी। GLUT4 का क्रियाविधि इंसुलिन के साथ पढ़ते हैं अपन मानव कार्यकी में। ठीक है बच्चों, चलो अब क्या है? पॉलीसैकेराइड्स का मतलब हमें क्या क्या मालूम है भाई? पॉलीसैकेराइड्स जो हैं ये आपके पास जटिल कार्बोहाइड्रेट्स हैं। पॉलीसैकेराइड्स जटिल कार्बोहाइड्रेट्स हैं, और ये बहुत या ये मोनोसैकेराइड्स के बहुलक हैं। ठीक है भाई, ये क्या है? अरे बहुत अच्छी है बच्चों। आरएनए और डीएनए, अरे यार आरएनए डीएनए शुगर थोड़ी होते हैं बेटा। आरएनए डीएनए न्यूक्लिक अम्ल होते हैं बेटा, आगे बताऊंगा। ठीक है? आरएनए डीएनए शुगर नहीं है बेटा, आरएनए डीएनए के अंदर शुगर होती है। ठीक है? आरएनए डीएनए न्यूक्लिक अम्ल होते हैं बेटा। ठीक है? GLUT4 एक ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर है, इतना तो मैंने आपको बता ही दिया है। और इतना भी मैंने आपको बताया था कि ये रुधिर से ग्लूकोज को कोशिका में स्थानांतरित करता है, इतना मैं बता दिया था। अब एग्जैक्टली कैसे काम करता है ये मैं इंसुलिन के साथ मानव कार्यकी में भी समझाऊंगा। नहीं अंशुका, जरूरत नहीं है बेटा, आप लाइव क्लास अटेंड कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। रिकॉर्डेड क्लास तो आप जब आपका मन चाहे आप देख सकते हो, अपनी प्रेपरेशन को और बेहतर बनाने के लिए देख सकते हो। क्योंकि काफी स्टूडेंट्स है ना, वो पहले रिकॉर्डेड वीडियोस देखकर आ सकते हैं, तो उनको थोड़ा फायदा मिलता है। बट अगर आप किसी कारणवश रिकॉर्डेड वीडियोस नहीं भी देख पा रहे हो बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, अपन लाइव क्लास में सब कुछ देख रहे हैं। ठीक है? सब कुछ। और अब आप 11th और 12th पढ़ के आए हो भाई, तो थोड़ा तो बेसिक्स आपको होने चाहिए, और बेसिक्स नहीं है तो ये क्लास बेसिक्स की भी स्ट्रॉन्ग करवा दूंगा। अब सुनो, पॉलीसैकेराइड्स क्या हो गए भाई? सबसे जटिल कार्बोहाइड्रेट्स हैं, और ये मोनोसैकेराइड के बहुलक हैं। पॉलीसैकेराइड क्या है? पॉलीसैकेराइड के बहुलक हैं भाई, मोनोसैकेराइड्स के बहुलक हैं, पॉलीमर होते हैं पॉलीसैकेराइड्स। अब ये जल में कम घुलनशील होंगे। ये जल में कम घुलते हैं। क्यों कम घुलेंगे भाई? जल में इसलिए कम घुलते हैं क्योंकि ये कई सारे शर्करा से बने हैं, कई सारे मोनोसैकेराइड से बने हैं। तो इतना सारा मोनोसैकेराइड इसमें डालोगे, इतने सारे कार्बन आप डालोगे, तो घुलनशीलता तो कम ही होगी ना।
और ये स्वादहीन होते हैं। ये क्या होते हैं? स्वादहीन। तो इनको अब आप शर्करा नहीं कहते भाई, इनको आप शर्करा नहीं कहोगे, ये नॉन शुगर्स हैं, इनको शुगर नहीं। शुगर में मोनोसैकेराइड्स और डायसैकेराइड्स बस। अबे तेरी बहुलक का मतलब नहीं मालूम है क्या भाई? बहुलक का मतलब आपको अभी तक नहीं मालूम बच्चों? एक तो टारगेट के स्टूडेंट हैं आप। बहुलक इधर देखो बच्चा, अमीन देखो, ये मैंने कड़ी बनाई, ये एक और कड़ी बनाई, ये एक और कड़ी बनाई, एक और कड़ी बनाई, एक और कड़ी बनाई, एक और कड़ी बनाई। ये कड़ी बनाकर पूरी श्रृंखला बनाई है कड़ियों से। तो ये एक कड़ी जो होती है ना बच्चा, ये एक लक है। ये जो एक कड़ी है ये एक लक है, ये एक लक है, ये एक लक है। और ये पूरी श्रृंखला जो बनी है, जो कई सारी कड़ियों से मिलकर बनी है, ये बहुलक है। अब जैसे अपन ने प्रोटीन पढ़ा था भाई, तो प्रोटीन में अपन ने अमीनो अम्ल पढ़े, तो वो एक लक थे और प्रोटीन बहुलक था, विषम बहुलक था। अब कार्बोहाइड्रेट पढ़ रहे हैं, तो इसमें मोनोसैकेराइड एक लक है और पॉलीसैकेराइड बहुलक है। अब आप बोलोगे सर यहां पर आपने लिखा नहीं सम बहुलक या विषम बहुलक, तो दोनों पता हो, दोनों होंगे। ठीक है, सम बहुलक भी होंगे, विषम बहुलक भी होंगे, ये भी पढ़ेंगे। पॉलीसैकेराइड्स दोनों प्रकार के होते हैं, सम बहुलक भी और विषम बहुलक भी। क्लियर? तो एकलक और बहुलक तो अब आपको पता होना चाहिए बच्चों, अब आप छोटे नहीं हो। और पॉलीसैकेराइड सम बहुलक भी होंगे और विषम बहुलक भी होंगे। ठीक है, टेस्ट की डिटेल्स यार आपको बता दिया बेटा मैंने, हर बार आप सुनते ही नहीं हो, ध्यान नहीं देते हो। फिर मैंने बोला था जो वीकली टेस्ट है वो 3 हफ्ते के बाद से चालू होंगे। जिस दिन से आपका बैच चालू हुआ है 1 हफ्ता हो गया है, ये दूसरा हफ्ता है, फिर तीसरा हफ्ता आएगा, तीसरे हफ्ते से वीकली टेस्ट चालू होंगे। अब वही प्रश्न बच्चों मैं आपको फिर बता रहा हूं, 1000 की संख्या में सिर्फ 5 या 6 जने होते हैं, बाकी सब जब मैं पूछता हूं तभी कमेंट करते हैं। और बाकी 5 या 6 लोग हैं, वो एक कमेंट को 25-25, 50-50 बार कर रहे हो बेटा। उससे सिर्फ आपको नुकसान हो रहा है, आप समझ लेना। जो इतने सारे स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनमें से आप 5-10 जने हैं, उन्हीं को नुकसान हो रहा है, क्योंकि आप एक प्रश्न को 50 बार पूछते हो और पहले पूछ लेते हो वीकली टेस्ट। अब एक जना है वो वीकली टेस्ट को 50 बार लिख देगा, सर वीकली टेस्ट कब होंगे, वीकली टेस्ट कब होंगे। तो बेटा वो लास्ट के 5 मिनट में ही बताऊंगा ना, और पहले भी बता चुका हूं। और जो आपके कमेंट्स हैं और वो बात करनी है वो लास्ट के 5 मिनट में ही होती है। तो अगर आपको मेहनत करनी है और आप ईमानदारी से मेहनत करने आए हो, पढ़ने आए हो, तो कमेंट जब लास्ट के 5 मिनट में करा करो, या बहुत जरूरी हो तो किया करो। ठीक है, बहुत ज्यादा कमेंट आप करोगे तो आप अपना ही नुकसान कर रहे हो, अपने परिवार का नुकसान कर रहे हो, मेहनत नहीं कर रहे हो, आपको ही बेटा नुकसान आप लोगों का ही है। तो अगर आप सीखना चाहते हो, ईमानदारी से सीखना आए हो, बढ़िया करने आए हो, अच्छा रिजल्ट बनाने आए हो, तो आराम से कान में ईयरफोन डालकर फोन को हॉरिजॉन्टल मोड पे पढ़ा करो। क्योंकि फोन को आप, टैबलेट को हॉरिजॉन्टल मोड पे रखोगे ना, तो कमेंट आप कर रहे हो बच्चा, मतलब आपने फोन तो ऐसे रखा हुआ है, तो आप कमेंट करोगे तो फिर आप कैसे पढ़ोगे बेटा, है ना। जब मैं टॉपिक समझा रहा हूं उस समय कमेंट बिल्कुल मत किया करो। ऑफलाइन में क्या होता था मुझे बताओ, ऑफलाइन में जब कोई टीचर पढ़ाता था तो बीच में उठ के आप बोलते थे क्या, या लास्ट के 10 मिनट में बोलते थे, या टीचर जब पूछता था जब बोलते थे। ऑनलाइन का भी तो सिस्टम ऐसा ही है ना बेटा, जब कोई टॉपिक समझा रहा है बीच में आप कमेंट करोगे, उससे किसको फायदा होगा, मैं देख भी नहीं पाऊंगा। मैं कैमरे में देख के आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है, फिर मैं या तो मैं यही देख के पढ़ाऊं कि सर बार बार मैं कमेंट ही देखता रहूं आपका, तो फिर पढ़ लिया अपन, है ना बच्चों। तो अब आप छोटे थोड़ी हो यार, 10वीं से 11वीं में आता है ना बच्चा, सोच छोटा होता है, 10वीं से 11वीं पढ़ ली, 12वीं पढ़ ली, अब यार बड़े हो गए अपन, थोड़ा बिहेव करो ऐसे बड़े जैसे, है कि नहीं। ठीक है, अब एक चीज और, चलो ई नोट्स, ये नोट्स तो पढ़ना ही है, ई बुक नहीं भी पढ़ पा रहे कोई फर्क नहीं पड़ रहा भाई। मैंने आपको पहले दिन ही पूरी स्ट्रेटेजी बताई थी। चैप्टर नोट सबसे पहले ये पढ़ने हैं, चैप्टर पूरा होने के बाद एनसीईआरटी पढ़नी है।
आपका मन कर रहा है बीच में एनसीईआरटी पढ़ लूं, पढ़ लो, लेकिन मैंने कब कहा मेरी बात माननी है तो चैप्टर पूरा अपन पढ़ लें। मैं जब चैप्टर पूरा कंप्लीट करा दूं तब एनसीईआरटी पढ़ो, और फिर पूरे नोट्स पढ़ लो, एनसीईआरटी पढ़ो, दोनों पढ़ने के बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करो, फिर क्वेश्चन बैंक करो। यह स्ट्रैटेजी सबसे ज्यादा काम करेगी भाई, ठीक है। यह सबसे ज्यादा बेस्ट स्ट्रैटेजी जो है, सबसे बेहतर स्ट्रैटेजी तो यही है। बीच में मन करेगा सर बीच में सवाल कर ले, 10 सवाल कर ले, बीच में 15 सवाल कर ले। अरे सवाल कब करते हो बच्चों? जब चैप्टर पूरा होता है, या चैप्टर के बीच में सवाल उठाओगे करने के लिए? सोचो भी तो सही लॉजिकली। देखो रॉकेट साइंस तो है नहीं, ये विज्ञान बायोलॉजी है, बढ़िया आसान लॉजिकली सोचना है। खुद सोचो, आप क्या सोच रहे हो कि सर मैं तो पढ़ रहा हूं, पढ़ के मेरा बीच में मन हुआ कि मैं सवाल कर लूं। अरे चैप्टर पूरा होने के बाद ही तो सवाल करते हैं ना। प्रश्न कब सॉल्व करोगे बेटा? जब पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, जब पूरी थ्योरी पढ़ लोगे। तो ये तो लॉजिकली ऐसे ही पढ़ना है भाई। इतने अच्छे अच्छे मैसेजेस आते हैं मेरे पास, कमेंट्स भी इतने अच्छे करते हो बच्चों। यस सर, जब मैं क्वेश्चन पूछता हूं बहुत सारे स्टूडेंट्स सिर्फ यस नो में जवाब देते हैं। ओके सर, क्लियर सर, इतना अच्छा लगता है उस समय। नहीं तो सर टेस्ट का सिलेबस कहां है सर? अरे टेस्ट जब होगा जब सिलेबस आएगा ना भाई। तो इस तरह से ईमानदारी से पढ़ लो, जैसा मैं बोल रहा हूं कर लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी जीवन में, ठीक है भाई। चलो तो पॉलीसैकेराइड के बारे में आज अपन ने क्या क्या पढ़ा है भाई? ये जटिल कार्बोहाइड्रेट्स हैं, मोनोसैकेराइड्स के बहुलक हो गए, बहुलक सिलेर, और ये विषम या सम बहुलक दोनों हो सकते हैं, अभी बताऊंगा। जल में कम घुलेंगे क्योंकि मोनोसैकेराइड्स जो हैं, मोनोसैकेराइड्स बहुत सारे होंगे, इसमें कई सारे मोनोसैकेराइड से बना है, जल में कम घुलनशील है, और ये स्वाद में मीठे नहीं होते, ये स्वादहीन है। और अब पोलो जो ये हैं, यहां पर कितना समय अपने पास? समय है क्या अभी? अब समय तो अब कम ही रह गया है। तो पॉलीसैकेराइड्स 2 प्रकार के हैं ना, वो अपन अब कल पढ़ेंगे। 2 प्रकार के, सम बहुलक भी होते हैं, विषम बहुलक भी। यहां पे मैं लिख भी देता हूं, चलो ध्यान रहेगा। सम एवं विषम दोनों, ठीक है। सम बहुलक और विषम बहुलक दोनों होंगे पॉलीसैकेराइड्स, ठीक है। एक्टिन और मायोसिन में प्रोटीन तृतीयक संरचना होती है बेटा। कोई भी प्रोटीन है ना, उसमें तृतीयक संरचना ही क्रियाशील होती है। जिसमें 2 से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड होंगे, 2 या 2 से ज्यादा, वो चतुर्जन रहेंगे। हां मिल सकता है, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है बच्चों। तो आई गेस आज अपन ने मोनोसैकेराइड्स पूरे देख लिए, डायसैकेराइड्स देख लिए, डायसैकेराइड्स का सूत्र देख लिया, अपचयी चक्रा अनअपचयी चक्रा देख ली। कल कार्बोहाइड्रेट्स पूरा कर लेंगे, कल कार्बोहाइड्रेट्स हम पूरा कर लेंगे, और वसा भी चालू कर देंगे भाई। कल कार्बोहाइड्रेट्स खत्म करके वसा भी चालू कर देंगे, लिपिड्स भी चालू कर देंगे। हां अब तो लगता है नीट बिल्कुल क्रैक करनी है भाई, नीट को फोड़ देना है, नीट क्लियर करनी है, बिल्कुल करनी है। रिड्यूसिंग शर्करा बता दी ना बेटा, सारे मोनोसैकेराइड्स रिड्यूसिंग शर्करा हैं, माल्टोज और लैक्टोज रिड्यूसिंग शर्करा हैं, केवल सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग शर्करा है बेटा। पॉलीसैकेराइड अगर मोनोसैकेराइड से बनी है तो शर्करा क्यों नहीं है? क्योंकि वो स्वाद में मीठे नहीं होते भाई। स्टार्च खाते हो, चावल खाते हो, मीठे होते हैं क्या? रोटी खाते हो, मीठी होती है क्या? नहीं है ना स्वाद में मीठी, तो शर्करा कैसे कह दें? न्यूक्लिक अम्ल के रिकॉर्डेड लेक्चर्स नहीं मिलेंगे बेसंजना जी। न्यूक्लिक अम्ल के रिकॉर्डेड लेक्चर्स अपन उसको आणविक जैविकी में पढ़ते हैं। जो आणविक जैविकी वाला चैप्टर है उसमें डीएनए और आरएनए की संरचना पढ़ेंगे, उसमें अपन डिटेल में पढ़ेंगे आणविक जैविकी। जैव अणु में न्यूक्लिक अम्ल नहीं पढ़ाता टारगेट में मैं। चलो बहुत बढ़िया, शाबाश। बेटा कल ही परचेज किया, लाइब्रेरी में कोर्स ओपन नहीं हो रहा है, टेक्निकल टीम से बात करो बेटा एक बार, है ना। टेक्निकल टीम को कॉल लगाओ, वो बता देंगे। रिफ्रेश करो अपने ऐप को, कैश मेमोरी को क्लियर करो, खुल जाएगा बेटा। चलो बढ़िया लगा, अच्छा नया जी, बहुत अच्छा बात है भाई। ठीक है बच्चों, चलो फिर कल मिलेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद।